जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जो सीरीज चल रही है संविधान और राज्य व्यवस्था की, जीरो से हीरो की सीरीज, उस सीरीज का ये हमारा अगली कड़ी है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजों को हम 2-4 मिनट में पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम पूरी डिटेल से इसको पढ़ने का काम करेंगे। तो हम पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना जो है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका कार्य। तो जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहला जो लिखित संविधान बना, वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया, और अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले उस संविधान को कम समय में समझने के लिए प्रस्तावना को इजाद दिया, प्रस्तावना को बनाया। उसी तरीके से जब हमारा संविधान बन रहा था, तो जो संविधान निर्माता लोग थे, उनका भी यही मतलब था कि हम अपने पूरे संविधान के क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्यों के बारे में हम बता पाए। तो हम प्रस्तावना में अपने संविधान का सारा सार बताते हैं, किसके माध्यम से? संविधान सभा में बैठे लोगों के माध्यम से। तो एक सवाल भी पूछा गया कि संविधान निर्माताओं का सबसे ज्यादा प्रतिबिंब संविधान में कहां दिखाई देता है? उसमें ऑप्शन था कि संविधान की प्रस्तावना में। क्यों? क्योंकि अपनी सारी ताकत, अपनी सारी सोच, अपनी सारी मानसिकता वो संविधान की प्रस्तावना में डालने का प्रयास करते हैं। और चूंकि सबसे पहले दुनिया के किसी संविधान में प्रस्तावना की बात की गई तो अमेरिका के संविधान में, उसी तरीके से मेल खाता हुआ हमारे संविधान, जब हमारा संविधान लिखा गया तो संविधान का क्या उद्देश्य होगा, उसी उद्देश्य को लेकर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और जब वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है तो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, ये स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। तो यही आगे चल के हमारे संविधान की क्या बन जाता है? उद्देश्य का बन जाता है। यानी जो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना जो काम करता है, वही भारत के संविधान में उद्देश्य का करती है। इसीलिए इसका नाम हम कहीं कहीं पर प्रस्तावना भी पढ़ते हैं। कभी आपसे पूछे क्या हमारे संविधान में प्रस्तावना जैसे शब्दों का उल्लेख है, तो आप बताइए कि प्रस्तावना जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। फिर भी कोई पूछे कि प्रस्तावना क्यों कहते हैं, तो आप बताइए कि जो अमेरिका के संविधान का उद्देश्य था, और उस उद्देश्यों का एक कम शब्दों में जो बातें बताई गई, वो प्रस्तावना के माध्यम से बताई गई। वैसे हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, कैसे, किस तरीके से ये हमारा संविधान है, उसको उद्देशिका के माध्यम से या उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से हमारा बनाया जाता है, तो इसीलिए हम उसको उद्देशिका कहते हैं। तो दो चीजें जानना है, उद्देशिका हमारे संविधान को कम शब्दों में बताती है कि हमारा संविधान कैसा है, और वैसे अमेरिका के संविधान को समझना है तो उसकी प्रस्तावना को पढ़िए। दोनों का उद्देश्य एक था, इसलिए। और जो हमारा उद्देशिका है वो हम किस देश से लेते हैं? वो हमारे अमेरिका देश से लेते हैं। तो इसीलिए हमारे संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। आई थिंक्स ये चीज आप समझ पाए कि हम उद्देशिका जो पढ़ने जा रहे हैं उसको प्रस्तावना क्यों कहते हैं, उसी को प्रियम्बल क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें आप समझ पाए। एक चीज जरूर ध्यान देना है कि प्रस्तावना जैसे शब्दों का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं मिलता। आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उद्देशिका में, प्रस्तावना में या प्रियम्बल में, तो ये चीज जानिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सत्ता का स्रोत। यानी सत्ता का स्रोत जब हम पढ़ेंगे तो सत्ता के स्रोत में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है वो नहीं जान पाएगा कि सत्ता का स्रोत, अगर सवाल पूछ लिया जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए कि भारत में सत्ता का स्रोत किसको माना जाता है, संसद को, न्यायपालिका को, या राष्ट्रपति को, या लोगों को, तो ज्यादातर लोग टिक करेंगे या न्यायपालिका या संसद को टिक करेंगे। जबकि सत्ता का स्रोत ही क्या है, सारी शक्ति किसमें निहित है? हम भारत के लोगों में। तो पहले पॉइंट में हम यही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से, बहुत आनंद आने वाला है आपको। कहीं भी पढ़े हो प्रस्तावना, लेकिन यह क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। आप मन से पढ़िए तो बहुत कुछ सिखाएंगे आपको प्रस्तावना के माध्यम से। उसके बाद सत्ता का स्वरूप पढ़ेंगे कि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये क्या है? ये सत्ता का स्वरूप ही बताता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है ये भी जानेंगे, समाजवादी क्या है ये भी जानेंगे, पंथ निरपेक्ष ये भी जानेंगे, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है ये भी जानेंगे, गणराज्य क्या है ये भी हम जानेंगे। वो हम सत्ता के स्वरूप में पढ़ेंगे।
उसके बाद सत्ता का उद्देश्य क्या है? कि स्वतंत्रता देना, समानता देना, व्यक्ति के अंदर गरिमा पैदा करना, अवसर एवं प्रतिष्ठा देना। ये क्या है? ये हमारे संविधान या उद्देश्य का या प्रियम्बल का उद्देश्य है या सत्ता का उद्देश्य रखा गया। और उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली को हम पढ़ने वाले हैं। चाहे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब पूछे, चाहे समानता का मतलब समझे, चाहे समाजवादी का मतलब समझे, चाहे पंथ निरपेक्ष क्या है वो समझे, चाहे लोकतंत्र को समझे, चाहे गणराज्य को समझे, चाहे अंगीकृत, अनियमित, आत्मर्पित जो हमारे संविधान को किया जाता है, हम ये ऐसी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम बहुत आसानी से समझने वाले हैं। चाहे हम बात एकता की करेंगे, चाहे अखंडता की बात करेंगे, हम ऐसी तमाम महत्वपूर्ण शब्दावली को समझने वाले हैं। और आगे हम प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्य हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो प्रस्तावना से जुड़ी हुई यानी प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान की आत्मा किसने कहा? की नोट्स किसने कहा? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? किसने जन्मपत्री कहा? किसने कुंडली कहा? या अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना के ऊपर अलग अलग टिप्पणी की गई है। बहुत सारे फैक्ट हम देखने वाले हैं। इन फैक्ट के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। उसके बाद प्रस्तावना का वैधिक स्वरूप हम पढ़ने वाले। इस पर कई सारे वाद विवाद हुए हैं। चाहे गोलकनाथ का मामला देखेंगे, चाहे मिनरवा मिल्स का मामला देखेंगे, चाहे एलआईसी केस देखेंगे, चाहे केशवानंद भारती केस देखेंगे, ऐसे तमाम केसों के माध्यम से प्रस्तावना को संविधान का अंग या परिवर्तनीय बनाने या ना बनाने का बहुत सारी चीजों के ऊपर केस बनता है। इसी में हम नालसावाद पढ़ेंगे, इसी में सबरीमाला पढ़ेंगे। तो हम 5 मिनट में दिखाने का काम करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तब आप शायद इस क्लास को आप समझ पाए कि हाँ, ये सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से नहीं, ये हमारे वैसे ही जीवन के लिए या संविधान को जानना है तो हमें प्रस्तावना पढ़नी। तो सबसे पहली स्लाइड में हम उद्देशिका या प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं वो बातों को हम पढ़ने वाले हैं। कि जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं भारत के समस्त नागरिकों में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, उसके बाद 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, ये तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक एक बातों का मर्म हम समझने वाले हैं इस क्लास में। तो आपको केवल टिक के देखने का काम करना है। आगे हम ये प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हम सत्ता के स्रोत, जो हम भारत के लोग हैं तो हम भारत के लोगों को जानेंगे क्यों भारत को सारी शक्ति दी गई है, क्या वजह है, ये सारी वजह भी हम जानेंगे। उसके बाद सत्ता के स्वरूप में हम वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है, गणराज्य क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। उसके बाद प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, जो प्रस्तावना का उद्देश्य है वही संविधान का उद्देश्य है। तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना, बंधुत्व देना, भाईचारा देना, एकता और अखंडता देश में कायम करके रखना। यही हमारे संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है। आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले, फिर महत्वपूर्ण शब्दावली में हम यहां से जानेंगे हम भारत के लोगों का क्या मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवादी, जिसमें आप न सिर्फ समाजवाद की परिभाषा को जानेंगे जो डीएस नकारावाद 1983 में इसको व्याख्यायित किया गया, बल्कि हम साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं। समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहां से आया, ये तमाम विभिन्न अंतरों को हम समझने वाले हैं। और ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो शासन व्यवस्थाओं का विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ, यहां पर हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, जिसमें आप साम्यवाद जानेंगे, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर क्या है, ये अंतर भी जान पाएंगे। तब आप जानेंगे कि हमारे भारतीय समाज की प्रस्तावना में या भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम क्यों लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाते हैं, क्यों हमारे देश के अंदर हमारी प्रस्तावना में, हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। वो सारे विषय वस्तु को हम समझने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म से, बहुत बिंदास तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल, बहुत सरल शब्दों में जानने वाले हैं आप। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावलियों की और कड़ी के माध्यम से हम पंथ निरपेक्ष पढ़ेंगे, लोकतंत्र पढ़ेंगे, गणराज्य क्या है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले। उसके बाद न्याय पढ़ने वाले। न्याय जब आप पढ़ेंगे तो रूसी क्रांति के बारे में बताएंगे जो 1917 की क्रांति से लिया गया, और उसके बाद न्याय की स्थापना देने के लिए हमारे यहां नालसावाद आया है और कैसे वो हमारे देश में समता की बात या न्याय को और मजबूत करने का काम करता है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। उसके बाद स्वतंत्रता हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद समता, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में समता की बात की गई है 2 तरीके की, चाहे प्रतिष्ठा की समता, चाहे अवसर की समता। कहीं कहीं आप देखते हैं कि हमारे साथ वो भेदभाव हो जाता है, कहीं महिला के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं लिंग के नाम पे, कहीं समुदाय के नाम पे।
लेकिन इन सब सारी चीजों से हमें मुक्त कराने की जिम्मेदारी या तो भारत के संविधान को दी गई या तो न्यायपालिका को दी गई। इसीलिए भारत की न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का गारंटर या संरक्षक के रूप में जानते हैं। तो उसी के तहत ये आएगा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता पर जहां कहीं कोई मामला उठता है तो सुप्रीम कोर्ट उठ के आके बोलता है ये गलत हो रहा है। जो कि आप जानते हैं दक्षिण भारत में एक मंदिर है, रामप्पा का मंदिर है, जो सबरीमाला केस के नाम से हम जानते हैं, सबरीमाला वाद के नाम से जानते हैं। कौन से राज्य का ये वाद है, विवाद है? क्या है सबरीमाला वाद? क्या क्या चीजें हो रही थी जो यहां पर कहीं ना कहीं आपकी समानता को ठेस पहुंच रही थी, महिलाओं की समानता को? वो बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे सबरीमाला मंदिर वाद विवाद क्या है, कौन से वाद में इसको सुलझाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और तब जाके महिलाओं को वहां पे जाने के एक आदेश मिलता है। फिर आता है सिद्धांत और व्यवहार। ये सारी चीजें समझने वाले हैं, बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल मन से पढ़ने की जरूरत है। एकता और अखंडता क्या है, यह भी हमारे संविधान संशोधन के माध्यम से अखंडता जोड़ी गई। दोनों का तात्पर्य एक ही है कि हम एक होके रहना, लेकिन एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है कि हम भारत के लोग, सारे धर्मों के लोग एक जगह रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा दे हम। और अखंडता क्या है कि भारत के जमीन का कोई 1 इंच का टुकड़ा भारत से अलग नहीं हो सकता है। किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि भारत के जमीन का कोई 1 इंच का टुकड़ा भारत की मर्जी के बगैर लेके जा सके, चाहे जैसे भी। तो वो है एक अखंडता कि जमीन का कोई 1 इंच का टुकड़ा भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई जबरदस्ती छीनने का प्रयास करेगा, कोई मिसाइल का, कोई परमाणु बम का अगर हमको धमकी देगा कि ये क्षेत्र हमको दे दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर मिसाइल दाग देंगे, छोड़ देंगे। तो भारत का गुजराल सिद्धांत भी कहता है कि अगर गलती से कोई हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो अगले दिन इतना मिसाइल मारेंगे कि वो देश नक्शे से हट जाएगा, वो सूरज नहीं देख पाएगा। तो ऐसा हम लोग क्या है कि पहले हम बहुत शांति स्वभाव से रहने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे यहां की परमाणु नीति भी कहते हैं। तो कोई भारत को कमजोर ना समझे, ये चीज कहा गया है एकता और अखंडता में। उसके बाद लास्ट में हमारे शब्द बचते हैं अंगीकृत, अनियमित, आत्मार्पित। यानी हम उस संविधान को, जो संविधान निर्माता के द्वारा बनाया गया इतने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, हम उसको क्या करेंगे? अंगीकृत यानी स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब कानून के रूप में लागू कर दिया जाएगा। जो भी नियम कानून बनाए गए उसको लागू करने का काम किया जाएगा हम भारतीयों के द्वारा। और आत्मर्पित करने का मतलब हम स्वयं से उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको मानने का काम करेंगे, वही है आत्मर्पित करना। यानी अंतःकरण के माध्यम से हम वो सारी चीजें स्वीकार करेंगे। तो ये सारी चीजें आप एक ही जगह पे पढ़ने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो को हम कई पार्ट में बनाएं। उद्देश्य क्या है कि संविधान का कोई भाग पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन 2 चीजें आपको जरूर पढ़ना चाहिए, एक संविधान की प्रस्तावना और दूसरा मूल अधिकार। ये पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, सारा सार समझ में आ जाता है। उसके बाद लास्ट में हम उन बच्चों के लिए जो इसको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे, उनके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी लेके आए, कुछ केस भी पढ़ा जाता है। जैसे हमने बताया कि आपको बेरूबारी का केस समझ में आएगा, केशवानंद भारती का केस समझ में आएगा, LIC का केस समझ में आएगा, किस वाद में भारत की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और किस में नहीं माना गया, ये तमाम बातों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में संविधान के प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखने के बाद, जो तथ्य सीधे सीधे आपके परीक्षा में आने वाले हैं, वो तथ्यों का एक भरमार भी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि जहां इसको पढ़ने के बाद आपसे कोई भी प्रस्तावना से संबंधित आज तक अगर किसी परीक्षा में सवाल पूछा गया है, चाहे वो किसी स्टेट PCS में पूछा गया हो, चाहे वो चपरासी के लिए पूछा गया हो, चाहे वो अधिकारी के लिए पूछा गया हो, सारे सवालों को आपको यहीं पर ये मिल जाएगा, सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल इत्मीनान से ये देखिए कि सारे अच्छे अच्छे सवाल का एक बैकअप हम यहां पर आपके लिए लेके आए, और आप इसको पढ़ने के बाद सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं, एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं, संविधान की प्रस्तावना को। तो हम एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि उद्देशिका और प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये सारी चीजें आप समझ गए कि कहां से कैसे कहानी स्टार्ट होती है, क्यों इसको उद्देशिका कहा जाता है, क्यों इसको प्रस्तावना कहा जाता है। अब आगे हम सिर्फ यह देखने का प्रयास करते हैं कि उद्देशिका और प्रस्तावना या प्रियम्बल जो है यह हमारा कहां से कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या शब्द लिखे गए हैं इसमें। तो इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करता है। और आगे, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली एवं बंधुता बढ़ाने के लिए देश संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करने का काम हम भारत के लोगों के द्वारा किया जा रहा। तो यह चीज आपको जानना है कि ये समझ लीजिए हमारे लिए वो पवित्र लाइन है जिनको आपको हमेशा याद करके रखना चाहिए, दिल में बसा के रखिए। ये हमारे संविधान के एक सार को बताते हैं कि हमारा संविधान लोगों को क्या क्या देने वाला, किस तरीके से पूरे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था चलने वाली है, लोगों को क्या मिलने वाला है, और लोग ही सबसे ज्यादा यहां शक्तिशाली हैं। इसलिए सबसे पहला शब्द हम भारत के लोगों से शुरू हुआ गया, और जो कि यूएनओ के चार्टर से, अधिनियम से लिया गया है, जो 1945 में संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब समाप्त होता है तब एक संस्था बनती है जिसे हम यूएन के नाम से या यूएनओ के उस चार्टर एक्ट से लिए हैं, कि उसमें भी लिखा है कि हम विश्व के लोगों को वो शांति देंगे। तो ऐसे इसमें दिया हम भारत के लोगों को, भारत को क्या क्या देने वाले, ये तमाम बातें लिखी गई हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम एक एक कीवर्ड को हम देखने वाले कि सत्ता के स्रोत में हम भारत के लोगों को क्या देने वाले हैं। ये सारी चीजें जो आप पढ़ने वाले हैं ये भारत के लोगों के लिए ही, ये किसी और लोगों के लिए नहीं है। यानी जब हम बात करेंगे कि हम भारत के लोग, तो यानी सारी शक्ति किसके अंदर है, ना तो राष्ट्रपति के अंदर, ना तो प्रधानमंत्री के अंदर, ना तो संसद के अंदर, सिर्फ शक्ति किसके अंदर, लोगों के अंदर। इसीलिए शुरुआत ही कहां से की गई, हम भारत के लोग। और अच्छे से समझते हैं हम भारत के लोगों का तात्पर्य क्या है। यानी आपके अंगूठे में वो ताकत है कि आप अपने लोकतंत्र को पूरी तरीके से बचा सकते हैं। यानी आपके वो अंगूठे में ताकत है कि आप सही व्यक्तियों का चयन करिए जो हमारे आपके सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहें। ऐसे नेताओं का चयन करिए, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का चयन करिए कि जो पढ़ लिख कर लोग बनते हैं और उसके बाद जाके हमारी संसद में हमारी ही आवाज बन के, हमारी ही ढाल बन के वो हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम अपनी पहचान खुद ही खो देते हैं, कहीं पैसे लेकर हम वोट दे देते हैं, कहीं किसी तरीके से कहीं गलत व्यक्तियों का चयन कर लेते हैं। तो गलत व्यक्तियों का चयन करते हैं तो कहने का मतलब हमारा लोकतंत्र खतरे में रहता है। तो हमें मतदान का अधिकार किसी से पूछ के कहने की जरूरत नहीं है। हम भारत के लोगों को मतदान का अधिकार एकदम खुला है कि आप जिसको चाहे, जैसे भी चाहें आप उसको वोट कर सकते हैं। तो आपके पास ही हो सकती है कि आप एक सही व्यक्ति का चयन करते हैं कि आप एक गलत व्यक्ति का चयन करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई पूछे कि इस भारत में और भारत के संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो आज के बाद ये ना कहिएगा देश की संसद मजबूत है या संघ की कार्यपालिका मजबूत है या राष्ट्रपति मजबूत है या प्रधानमंत्री मजबूत। कौन है, हम भारत के लोग। हम हैं तो सब है, हम नहीं है तो कोई नहीं है। मतलब हमारे द्वारा ही बनाए लोग, हमारे द्वारा चुने लोग ही देश की संसद में जाते हैं। इसलिए संसद को सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था के रूप में जो बनने का काम करती है, हम लोगों के द्वारा ही जो चयन करके भेजते हैं उन्हीं के माध्यम से बनता है, और उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियम कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं। तो सबसे शक्तिशाली कौन है, हम भारत के लोग। जहां से भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है। तो आज से आपसे कोई पूछे, क्योंकि ऑफलाइन में कई सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमारी समझ में नहीं आया कि हम कैसे सबसे शक्तिशाली हैं। हमारे क्लास में बैठा हुआ बच्चा, हम भी ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आप भी हमारे सामने बैठे हैं। बच्चा कहता कि सर हम शक्तिशाली हैं तो हम क्यों इतने परेशान रहते हैं, क्यों सरकार हमारा कहना नहीं मानती। तो हम आप क्या करते हैं, गलत व्यक्तियों का चयन कर लेते हैं। जिस दिन सारे लोग सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो हमारा चयन एक बेहतर व्यक्ति का चयन होगा, और आने वाले समय में वो ऐसे व्यक्तियों का चयन करके हम देश की सारे लोगों की जो भी समस्या है उस समस्या को सुन के उस समस्याओं का हम अंत कर सकते हैं। हमारे द्वारा गलत व्यक्तियों के चयन से ही हम आप परेशानी में आ जाते हैं, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आपको क्या लगता है ये जो सारी व्यवस्थाएं चल रही है, क्या हम आप चयन नहीं करते हैं? देश का प्रधानमंत्री बनाना हमारी जिम्मेदारी है, देश का मुख्यमंत्री बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और इन्हीं लोगों के माध्यम से फिर एक देश की राजनीतिक व्यवस्था बनती है। जब शुरुआत से ही हम गलत कर देते तो हमें फायदा कैसे मिलेगा?
लेकिन कोई पूछे तो ये जरूर कहना कि भारत में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो हम भारत के लोग हैं। आगे, सत्ता का स्वरूप क्या है? कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको हम एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं कि हम भारत के लोग मतलब जनता के अंदर ही सारी शक्ति है। और जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? कि हम आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरीके से हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं। और जितनी भी संस्थाएं हैं देश की, वो सारे लोग स्वतंत्र हैं कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ना चाइना से, ना अमेरिका से, ना पाकिस्तान से, ना बांग्लादेश से, दुनिया के किसी देश से पूछने की जरूरत नहीं हम किसके साथ व्यापार करें और किसके साथ व्यापार ना करें, हम किसके साथ युद्ध कर सकते हैं, हम किसके साथ युद्ध नहीं कर सकते। यह बताता है कि हम एक कैसी कंट्री है, हम एक संपूर्ण प्रभुत्व कंट्री है। यह चीज जानना, अगर कोई पूछ ले या कोई पूछने की बात छोड़िए, ये कई बार सवाल पूछा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो प्रस्तावना में शब्द उल्लिखित है उसका तात्पर्य, उसका उद्देश्य क्या है। तो जिनको नहीं पता है वो सवाल गलत करके चले आते हैं। न सिर्फ सवालों की दृष्टि से पढ़ना है, बल्कि ऐसे भी कोई नॉर्मली आपसे पूछे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है, तो आप बताइए कि हम एक ऐसे देश हैं जो आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हमारे ऊपर किसी देश का शिकंजा नहीं है। हम वो भारत नहीं है जो ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे, हम वो भारत हैं, हम आज के भारत हैं, हम आधुनिक भारत हैं। हम अपने सारे फैसले हम स्वयं ले सकते हैं, भारत के लोगों के माध्यम से ले सकते हैं। हमें किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ व्यापार नहीं करना है, यह मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे ऊपर मिसाइल दागेगा तो हम ये पूछने नहीं जाएंगे कि हम चाइना से कि हम मिसाइल दागे कि ना दागे, हम तुरंत अटैक करेंगे उसके ऊपर। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की, हमसे युद्ध करने की। तो वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम अपने आंतरिक डिसीजन, अपने बाह्य डिसीजन हम खुल के और खुले मन से ले सकें, उसी को हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। शब्द एक ही है कि आंतरिक एवं बाह्य मामले में, लेकिन उसको समझाना हमारा उत्तरदायित्व है। जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में हम समझाना चाहते हैं। आप अभी भी ना समझ में आया हो तो जब वीडियो आपके पास हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर अभी भी नहीं समझ में आया, और बेहतर तरीके से समझाएंगे। और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपका मान लीजिए कोई घर है जहां पर आप बैठे हैं, आप अपने घर में ही बैठे होंगे। आपके घर के जो मालिक हैं अगर वो पड़ोसी से पूछ के अपने घर का निर्णय लेते हैं तो कहने का मतलब आपका घर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घर नहीं है, आप किसी के अधीन रह रहे हैं। लेकिन जब आपके दादा जो भी आपके घर के मालिक हैं वो अपने डिसीजन से अपने घर के फैसले ले सके, किसी पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो कहने का मतलब आपका घर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घर है। उसी तरीके से इस चीज को केवल देश से जोड़ने की जरूरत है। क्या हमारे भारत देश को आज किसी देश से पूछने की जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमारे सामने बैठते हैं तो आपके दिल से यही आवाज आएगी, नहीं सर, आज मेरा देश स्वयं में एक स्वतंत्र, एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका है। जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हमारे संविधान लागू होने के बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द लिखा गया कि हम एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होंगे। ठीक, तो शायद ये दोनों शब्दावली जो हम भारत के लोगों और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य आप समझ चुके हैं। इसके आगे की कहानी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।